भीमगढ़ के महाराज महेंद्र सिंह के यहाँ पर कई सालों के बाद में एक पुत्री का जन्म हुआ था। राजा महेंद्र प्रताप और उनकी रानी दोनों ही इस बात से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। राजा महेंद्र अपनी पत्नी से कहने लगे, महारानी, हमारी बेटी बिल्कुल फूलों की तरह है। हम इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और ऐसे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने देंगे। तुम्हारा धन्यवाद हमें इतनी सुंदर बेटी देने के लिए। हाँ महाराज, आप बिल्कुल सत्य कहते हैं। महारानी, इसलिए हम अपनी बेटी का नाम पुष्पावती रखेंगे, क्योंकि ये हमेशा पुष्पों की तरह महकेगी और हमारे राज्य की शोभा को बढ़ाएगी। अब राजकुमारी पुष्पावती बड़ी होने लगती है। जैसे ही वो थोड़ी बड़ी होती है, तब महाराज और महारानी को पता चलता है कि उनकी बेटी दृष्टिहीन है, वो देख नहीं सकती। महाराज और महारानी दोनों ही इस बात से बहुत विचलित हो उठते हैं। महाराज ने राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने अब राजकुमारी का निरीक्षण किया और उसके बाद राजा और रानी से कहने लगे, क्षमा करें महाराज, परंतु राजकुमारी पुष्पावती देख नहीं पाएगी। उसकी आंखों की ज्योति कभी भी उज्जवल नहीं हो पाएगी। नहीं नहीं वैद्य जी, ऐसा मत कहिए। हमारी राजकुमारी अंधी नहीं हो सकती। हमारे बहुत सपने हैं अपनी राजकुमारी को लेकर। ऐसा मत बोलिए। कई सालों के बाद तो अब जाकर प्रभु ने हमें संतान सुख दिया है। वो हमें इस दुविधा में नहीं डाल सकते हैं। आप चिंता मत करिए महारानी, हम बड़े से बड़े वैद्य को दिखाएंगे, परंतु अपनी राजकुमारी को अंधा नहीं रहने देंगे। हम अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते हैं और उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। राजा ने बहुत ही प्रयत्न किए, परंतु राजकुमारी की आंखें वो वापस ना ला सके। अब राजकुमारी जवान हो चुकी थी और महाराज और महारानी को राजकुमारी के विवाह की चिंता सताने लगी थी। एक दिन महारानी महाराज से बोल उठी, महाराज, हमारी पुत्री तो अब विवाह के योग्य हो गई है। हमें उसकी विवाह की चिंता करनी चाहिए। ना जाने कौन हमारी पुत्री से विवाह करेगा। आप ठीक कहती हैं। मैंने महामंत्री को बोल दिया है कि राजकुमारी के लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महामंत्री राजकुमारी के लिए जल्द ही योग्य वर की तलाश कर लेंगे और फिर हम राजकुमारी पुष्पावती का बड़े धूमधाम से विवाह कर देंगे। और उसके बाद कई राजकुमार महल में आए। राजकुमारी पुष्पावती बहुत ही सुंदर थी। उन्हें वो बहुत पसंद आई, परंतु जैसे ही उन राजकुमारों को इस बात का आभास हुआ कि पुष्पावती दृष्टिहीन है, तो वो विवाह के लिए मना करके वहाँ से चले गए और इस बात से महाराज को बहुत दुख हुआ। ऐसे ही एक दिन की बात है। महामंत्री महाराज के पास आकर उनसे कहते हैं, महाराज, विजयनगर के राजकुमार अनुराग हर तरह से राजकुमारी के योग्य हैं और वे बड़े अच्छे भी और बड़े संस्कारी भी हैं। आज वे हमारी राजकुमारी को देखने के लिए आ रहे हैं। अगर सब कुछ कुशल मंगल रहा तो राजकुमारी के साथ उनका विवाह तय हो जाएगा। मंत्री की इस बात को सुनकर वहाँ पर बैठी राजकुमारी बोल उठती हैं। वो सब तो ठीक है मंत्री जी, परंतु क्या आपने राजकुमारों को ये बता दिया है कि मैं नेत्रहीन हूँ और मैं देख नहीं सकती हूँ? मैं नहीं चाहती कि हम उनके साथ कोई भी छल करें। आपको ये जानकारी उन्हें दे देनी चाहिए। नहीं राजकुमारी, अभी मैंने उन्हें ऐसा कुछ नहीं बताया है। मैं चाहता हूँ कि पहले वो आपको देख लें, उसके बाद ही आपके बारे में उन्हें बताया जाए, ताकि वो आपके गुणों को देखकर सही निर्णय ले सकें। अगर अभी से उन्हें अपनी कमियों के बारे में पता चल गया तो वो पहले से ही अपने मन में कई धारणाएं बना लेंगे। परंतु मंत्री जी, इससे पहले जो राजकुमार आए उन्होंने भी मेरे गुणों को देखा, परंतु उन्हें मैं बिल्कुल भी लुभा नहीं पाई।
आपको उन्हें सच बता देना चाहिए था। बेकार में इससे मेरे पिताश्री की भी बदनामी हो रही है। अगले दिन प्रतापगढ़ के राजकुमार अनुराग महल में आ पहुँचे। महाराज ने उनसे विचार विमर्श किया, उनकी बहुत आओ भगत की। उसके बाद उनके साथ बैठे दरबार के अंदर पुष्पावती को उनसे मिलवाया गया। राजकुमार अनुराग को पुष्पावती की सुंदरता भा गई, परंतु फिर जैसे ही महाराज ने उन्हें बताया, सारी बातें तो ठीक है राजकुमार, परंतु हम आपको एक बात से अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी पुत्री वैसे तो सर्वगुण संपन्न है, परंतु वो नेत्रहीन है, उसे दिखाई नहीं देता है। पर इसके अलावा इसमें कोई कमी नहीं है। क्या आपकी पुत्री नेत्रहीन है? अगर वो नेत्रहीन है तो उसका विवाह किसी नेत्रहीन से करवाना चाहिए। आपने मुझे क्यों बुलाया है? और मंत्री जी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं प्रतापगढ़ का राजकुमार एक नेत्रहीन स्त्री से विवाह कर सकता हूँ? अगर आपकी पुत्री में 100 गुण भी है महाराज, तो नेत्रहीन होने की वजह से उसके सारे गुण बेकार हैं और कोई भी राजकुमार किसी नेत्रहीन स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करें और आज्ञा दें। राजकुमार अनुराग ऐसा कहकर अब वहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं। राजकुमारी पुष्पावती का ये बात सुनकर दिल टूटकर बिखर जाता है और वो रोते हुए अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर लेती है। महारानी भी बहुत चिंतित हो उठती है। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब राजकुमारी अक्सर उदास ही अपने कक्ष में बैठी रहा करती। एक दिन महाराज राजकुमारी के कक्ष में आते हैं और उनसे बोलते हैं, राजकुमारी पुष्पावती, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? आप देखना, आपका वर लाखों नहीं करोड़ों में एक होगा। परंतु अभी ये सब बातें छोड़िए और चलिए हमारे साथ, हम शिकार पर चलते हैं। इस तरह आपका भी मन बहल जाएगा और हम सभी बहुत दिनों से महल से बाहर नहीं गए हैं, तो हम थोड़ा घूम फिर लेंगे। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें, मैं आपके कहे को नहीं टाल सकती। इसके बाद महाराज और महारानी सहित राजकुमारी भी अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल जाती है। महाराज आगे आगे थे और मंत्री जी उनके साथ साथ। उनके पीछे महारानी और राजकुमारी चल रहे थे। तभी अचानक से मंत्री को एक बहुत ही सुंदर हिरन नजर आता है और मंत्री जी राजा से बोलते हैं, वो देखिए महाराज, कितना सुंदर हिरन है। इसकी आंखों की चमक कितनी अद्भुत है। अब महाराज और मंत्री जी बड़ी ही तेजी के साथ हिरन के पीछे भागते हैं। महारानी और राजकुमारी पुष्पावती भी तेजी से महाराज के पीछे दौड़ती हैं। लेकिन तभी अचानक एक बड़ा सा गड्ढा सामने आ गया। राजकुमारी का घोड़ा गड्ढे में गिर पड़ा। महारानी जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे कोई मेरी पुत्री को गड्ढे में से बचाओ! अरे मेरी पुत्री गड्ढे में गिर गई, कोई उसे बाहर निकालो! वहीं पास में किशोर नाम का एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। महारानी की आवाज सुनकर किशोर दौड़ कर आया। उसने देखा राजकुमारी गड्ढे में गिरी हुई है। किशोर जल्दी से लकड़ियों का गट्ठा बांधने वाली रस्सियों को उठाकर ले आया और उसने उसे अपनी कमर में बांधा और एक पेड़ से लपेट दिया। फिर वो गड्ढे में उतर गया और राजकुमारी को गोद में उठाकर गड्ढे से बाहर निकाल लाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लकड़हारे। ये राजकुमारी पुष्पावती है और मैं इस राज्य की महारानी हूँ। महारानी बोले जा रही थी, परंतु किशोर केवल राजकुमारी को निहारे जा रहा था। उसी जैसे राजकुमारी की सुंदरता ने मोह लिया था और उसके बाद किशोर ने अपना ध्यान भंग किया और कहने लगा, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है महारानी, मेरा नाम किशोर है। राजकुमारी की मदद करना मेरा धर्म है और मैंने सिर्फ अपना धर्म निभाया है, इसलिए आप मुझे धन्यवाद मत कहिए। राज्य की सेवा करना ही राज्य के नागरिक का परम कर्तव्य है और आप तो फिर भी शाही परिवार से हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पर महाराज भी आ पहुँचे और ये सब कुछ घटित होते देखकर महाराज ने कहा, क्या हुआ महारानी, और ये युवक कौन है?
हमने पहले तो इसे कभी नहीं देखा। महारानी ने अब सारी बातें महाराज को बताई। महाराज ने किशोर का धन्यवाद किया और रानी और राजकुमारी सहित वापस अपने महल में लौट आए। किशोर ने भी अपनी सारी लकड़ियां जमा की और अपने घर आ पहुंचा, जहां पर उसकी बूढ़ी माँ उसका इंतजार कर रही थी। किशोर को देखकर वो बोली, बेटा किशोर, आज तूने आने में बड़ी ही देर लगा दी। माँ, आज मैंने राजकुमारी को देखा और उसकी मदद भी की। माँ, राजकुमारी बहुत सुंदर है। उसकी शांत आंखें बहुत बातें करती हैं। उनका चेहरा किसी उज्जवल दीप की तरह प्रज्वलित है। ऐसा कहकर किशोर ने सारी बातें विस्तार से अपनी माँ को बताई। ये सारी बातें जानने के बाद किशोर की माँ ने कहा, हाँ बेटा, ये तो तूने बड़ा ही उचित काम किया जो राजकुमारी की मदद कर दी। राजा भी तो अपनी प्रजा के लिए कितना कुछ करते हैं। खैर, ये सब छोड़ और हाथ मुंह धोकर अब खाना खा ले। किशोर ने खाना खाया और वो आराम करने लगा। सारी रात किशोर को बस नींद ही नहीं आई। उसे राजकुमारी का ख्याल सताए जा रहा था। सुबह जब वो उठा तो किशोर की लाल आंखें देखकर उसकी माँ ने कहा, बेटा, लगता है तुझे रात भर नींद नहीं आई। कौन सी बात है जो तुझे इतना विचलित कर रही है? हाँ माँ, मुझे तो राजकुमारी की याद आ रही और नींद ही नहीं आई। जब भी आंखें बंद करने की कोशिश की तो राजकुमारी का चेहरा मेरी आंखों के आगे घूम रहा था। मैं जानती हूँ बेटा कि राजकुमारी तुझे बहुत भा गई है, परंतु वो राजकुमारी है और तू एक मामूली सा लकड़हारा। अपने दिमाग से राजकुमारी का ख्याल मिटा दे, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। माँ, चाहता तो मैं भी यही हूँ, परंतु पता नहीं क्यों मुझे राजकुमारी का ख्याल बार बार आता है और मैं चाहकर भी इन ख्यालों को रोक नहीं पा रहा। ये मेरे मन में सैलाब की तरह उठ रहे हैं। दूसरी तरफ राजकुमारी भी किशोर के बारे में सोच सोच कर मुस्कुराई जा रही थी। कितना अच्छा था किशोर, और उसने मेरी मदद भी की, वो भी बिना किसी स्वार्थ की। वो चाहता तो मेरे पिताश्री से कोई न कोई इनाम हासिल कर सकता था, पर वो चुपचाप वहाँ से चला गया। तभी महारानी राजकुमारी के कक्ष में आ जाती है और उसे इस तरह मंद मंद मुस्कुराते देखकर पूछती है, राजकुमारी, तुम किन ख्यालों में खोई हो? दासी ने बताया कि तुमने दोपहर का भोजन भी ग्रहण नहीं किया है। हाँ माँ, दरअसल मैं बस उस युवक के बारे में सोच रही थी। कितना अच्छा था वो माँ, उसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी जान बचाई, मेरी मदद की और हम उसे कुछ इनाम भी ना दे सके। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, वो सच में बहुत नेक दिल इंसान था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन महारानी महाराज से अपनी राजकुमारी के बारे में वार्तालाप करती है। महाराज, हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। मुझे तो डर लगता है, क्या हमारी पुत्री का कभी भी विवाह नहीं होगा? वो विवाहहीन रह जाएगी। नहीं महारानी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने सोच लिया है कि हम अपनी राजकुमारी का विवाह किसी राजकुमार से नहीं बल्कि किसी साधारण युवक से करेंगे, जो कि राजकुमारी की इज्जत भी करेगा और उसका ख्याल भी रखेगा। वो शाही नहीं हुआ तो उसे शाही हम बना देंगे, हमारे परिवार से उसका नाता जोड़कर। किसी साधारण युवक से? परंतु हम राजकुमारी की शादी किसी साधारण युवक से कैसे कर सकते हैं? महाराज, भूलिए मत, वो एक राजकुमारी है। महारानी, हमारी पुत्री से जो शादी करेगा वो निश्चित ही असाधारण होगा, क्योंकि वो एक राजकुमारी का पिता होगा। आप चिंता न करें, राजकुमारी स्वयं बहुत समझदार है। वो अपना वर चुनने में सक्षम है। हमें हमारी बेटी की काबिलियत पर विश्वास करना ही होगा। और ऐसा कहकर महाराज मंत्री जी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, मंत्री जी, पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि हर खास व आम को आमंत्रण दिया जाता है कि जो भी राजकुमारी से विवाह के योग्य हो वो सभा में उपस्थित हो। राजकुमारी अपना वर स्वयं पसंद करेगी, परंतु याद रहे कि राजकुमारी नेत्रहीन है।
अतः जिसे नेत्रहीन राजकुमारी से विवाह करने की लालसा है वही राज दरबार में उपस्थित हो। जी महाराज, ऐसा ही होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। अब राज्य के 2 सैनिक राज्य में मुनादी करने के लिए फैल जाते हैं। सुनो, राज्य के हर खास और आम युवक को निमंत्रण दिया जाता है कि राजकुमारी से विवाह करने के इच्छुक युवक राज्यसभा में उपस्थित हो। राजकुमारी अपना वर स्वयं ही पसंद करेंगी। सभी लोगों के साथ साथ अपने घर में बैठा हुआ किशोर और उसकी बूढ़ी माँ भी सैनिक की ये मुनादी सुन रहे थे। किशोर की माँ तुरंत ही अब ये बात सुनने के बाद किशोर से बोल उठी। बेटा, सुना तूने सैनिक क्या मुनादी कर रहे हैं? हाँ माँ, मैंने सुना कि महाराज ने राज्य के सभी खासो आम युवकों को राजकुमारी के विवाह के लिए आमंत्रित किया है। साथ में मैंने ये भी सुना कि राजकुमारी नेत्रहीन है। माँ, वो नेत्रहीन है तो क्या हुआ? वो मुझे बहुत पसंद है। मैं जाऊंगा उससे विवाह करने के लिए। और तुम देखना माँ, राजकुमारी मुझसे ही विवाह करेंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजकुमारी मुझे अवश्य पसंद करेंगी। ठीक है बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहती। तू अभी के अभी चला जा। अब किशोर राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा लेकर महल की ओर निकल जाता है। वो जल्दी ही राजमहल पहुंच जाता है। किशोर ने देखा वहाँ बहुत सारे युवक राजकुमारी से विवाह करने के उपलक्ष्य में आए हुए थे। महाराज और महारानी ने जैसे ही किशोर को देखा, उन्होंने किशोर को पहचान लिया और महाराज बोले, आओ किशोर, राज दरबार में तुम्हारा स्वागत है। हमें तुम्हें यहाँ देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है। राजकुमारी ने जैसे ही किशोर का नाम सुना, वो धीरे से अपनी माँ से बोली, माँ, क्या ये वही किशोर है जिसने जंगल में मेरे प्राण बचाए थे? हाँ बेटा, ये वही किशोर है। सभी युवक वहाँ उपस्थित थे। सभी अपने अपने बारे में बता रहे थे, परंतु राजकुमारी पुष्पा केवल किशोर के बारे में सोचे जा रही थी। तभी महारानी ने राजकुमारी पुष्पा के हाथ में वरमाला देते हुए कहा, राजकुमारी पुष्पा, सभी युवकों ने अपने अपने बारे में बता दिया है। अब आपकी बारी है। आप अपना वर चुन सकती हैं। जिसे आप अपने लिए चुनना चाहें, आप उसके गले में ये वरमाला डाल दीजिए। माँ, मुझे ये बताइए कि किशोर कहाँ है? आइए राजकुमारी, मैं आपको आपके किशोर के पास लेकर चलती हूँ। महारानी राजकुमारी का हाथ पकड़कर उसे किशोर के पास ले गई और राजकुमारी पुष्पा ने मुस्कुराते हुए किशोर के गले में वरमाला डालकर उसे अपना वर चुन लिया। ये देखकर किशोर भी बहुत खुश हो गया। महाराज ने दोनों के विवाह की घोषणा करवाई और विवाह भी करवा दिया। इसके बाद राजकुमारी पुष्पा की विदाई की तैयारियां होने लगी। महाराज ने बहुत सारे घोड़ों पर बहुत सारा धन, सोना, चांदी और उपहार लाद दिए, परंतु उसके बाद राजकुमारी पुष्पा ने कहा, पिताजी, मैंने जिस युवक से शादी की है वह निश्चित ही एक साधारण युवक है। इसीलिए अब मैं भी एक साधारण स्त्री हुई और मैं इतना सब कुछ अपने साथ ले जाकर अपने पति का अपमान नहीं करवाना चाहती। इसीलिए यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं अपने पति के साथ एक साधारण स्त्री की तरह जाना चाहती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुझे हमेशा खुश रखेंगे। पुत्री, हमें तुम पर गर्व है, जैसा तुम उचित समझो। फिर महाराज ने एक घोड़ा बुलवाया और किशोर को उसे दे दिया। उन्हें विदा कर दिया। किशोर घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी पुष्पा को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में किशोर राजकुमारी पुष्पा से बोला, राजकुमारी पुष्पावती, मैंने तो जब आपको पहली बार देखा था तभी मुझे आपसे प्रेम हो गया था, परंतु मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी धर्मपत्नी के रूप में मुझे मिल जाओगी। परंतु आज मैं आपको अपनी धर्मपत्नी के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं भी आपके बारे में कुछ ऐसा ही सोचती हूँ। मैंने कभी किसी को नहीं देखा, परंतु जब आपने मेरी मदद की और मैंने आपकी आवाज सुनी तो मुझे लगा जैसे मैंने आपको देख लिया है। और मैं हमेशा अपने मन में सोचती थी
कि मुझे आप जैसा ही वर चाहिए, और देखिए प्रभु ने मेरी सुन भी ली। दोनों बातें करते हुए घने जंगलों से गुजर रहे थे। तभी अंधी राजकुमारी को प्यास लगने लगी और राजकुमारी ने कहा, मुझे प्यास लगी है पतिदेव। किशोर ने अपने घोड़े को एक पेड़ के नीचे बांध दिया और राजकुमारी को वहां बैठा दिया और कहने लगा, आप यहीं आराम कीजिए राजकुमारी जी, मैं जल्दी ही आपके लिए पानी का प्रबंध करके आता हूँ। किशोर पानी लेने के लिए चला गया। राजकुमारी पेड़ के नीचे ही आराम करने लगी। थोड़ी देर बाद कहीं से एक कुत्ता आ गया और राजकुमारी को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। उस कुत्ते की आवाज को सुनकर राजकुमारी बेचारी बहुत डर गई और अपने हाथों को फैलाकर आसपास कोई चीज ढूंढने लगी जिससे वो कुत्ते को मारकर भगा सके। तभी अचानक से उस पेड़ की एक निचली डाली में टंगी हुई एक बोतल राजकुमारी के हाथ लग गई। उन्होंने उस बोतल को खींचा और उसी से कुत्ते को फेंक कर मारा। बोतल सीधे कुत्ते को जाकर लगी और टूट गई। वो कुत्ता वहाँ से भाग गया। थोड़ी देर में रोशनी के साथ एक परी वहाँ पर उपस्थित हो गई और राजकुमारी से कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने सालों बाद इस बोतल को तोड़कर मुझे इस बोतल से आजाद कर दिया है। कौन हो तुम और भला मैंने तुम्हें कैसे आजाद कर दिया? परी ने देखा कि राजकुमारी नेत्रहीन है और फिर परी ने कहा, मैं एक परी हूँ। सालों पहले एक जादूगर ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे इस बोतल में कैद कर दिया था। तब से मैं यही कैद हूँ। जैसे ही तुमने उस बोतल को फेंककर कुत्ते को मारा, वो बोतल टूट गई और मैं आजाद हो गई। तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसीलिए अब मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर परी ने अपने हाथों से राजकुमारी पुष्पा पर जादू किया। थोड़ी ही देर में राजकुमारी पुष्पा की आंखों की दृष्टि लौट आई। तब तक किशोर भी वहाँ पर आ चुका था। किशोर परी और राजकुमारी पुष्पा को देखकर चकित हो गया और फिर राजकुमारी पुष्पा किशोर से बोली, पतिदेव देखिए, मैं आपको देख सकती हूँ। मेरी आंखें वापस आ गई। परी ने मुझे मेरी आंखें लौटा दी। और ऐसा कहकर राजकुमारी पुष्पा ने किशोर को सारी बातें बता दी। ये देखकर किशोर बहुत खुश हुआ और परी को धन्यवाद दिया। परी वहाँ से चली गई और किशोर भी राजकुमारी को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आया।